वैसे भी अगर ये कोई हिंदी जासूसी नॉवेल होता तो ये केस में हल नहीं कर रहा होता, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव या कोई क्राइम रिपोर्टर केस को सॉल्व कर रहा होता। मेरे जैसा इंस्पेक्टर खाली बैठा मक्खियां मार रहा होता या बड़ी हद कुछ कर भी रहा होता तो बेचारा गलत आदमी को मुजरिम ठहरा रहा होता या उसकी जांच गलत दिशा में आगे बढ़ रही होती। वह ऐसा क्यों कर रहा होता? क्योंकि पुलिस का तो काम ही होता है अपराधियों को पकड़ना। वो अगर अपराधियों को पकड़ती है, अपराधों को हल करती है, तो कुछ नया नहीं करती है और पाठकों को सिंपलिसिटी नहीं कुछ हटकर चाहिए होता है। पुलिस पहले, बहुत पहले, पुराने उपन्यासों में, पुरानी फिल्मों में हीरो हुआ करती थी। फिर लोग पुलिस की हीरोपंती पढ़ पढ़ कर बोर हो गए तो पुलिस का भ्रष्ट, स्याह वाला पहलू ज्यादा उजागर करके दिखाया जाने लगा। हीरो से विलेन बना दिया गया क्योंकि पाठकों को मसाला चाहिए था, पाठकों को कुछ नया चाहिए था, इसलिए लीक से हटकर हीरो बनाए जाने लगे। पत्रकार, प्राइवेट डिटेक्टिव, यहाँ तक कि क्रिमिनल भी एक बार को हीरो के तौर पर पाठकों को चल जाता है, लेकिन पुलिस नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पाठक पुलिस को सपोर्टिंग रोल में बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि असल जिंदगी में इसके ठीक उलट होता है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस निस्वार्थ भाव से काम करती है। जनता टैक्स चुकाती है जिससे पुलिस का पेमेंट बनता है, लेकिन वो तो सभी कामों में होता है। कौन सा डॉक्टर बिना पैसे लिए काम करता है? कौन सा इंजीनियर बिना पैसे लिए पुल बना देता है, सड़क बना देता है? कौन सा शिक्षक वेतन नहीं लेता? लेकिन सम्मान तो इन सबको समाज में भरपूर मिलता है। लेकिन जो पुलिस वाले जनता की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, न दिन देखते हैं न रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी मौसमों में ड्यूटी करते हैं, दुर्घटनाओं पर रोक लगाने चौक चौराहों पर तैनात रहते हैं, घृणित से घृणित अपराध की जांच करने घटनास्थल पर पहुंचते हैं, ऐसे भयावह अपराधों की जांच के लिए उनकी पूरी डिटेल्स में जाते हैं, जिनके बारे में आम आदमी सुनना भी पसंद नहीं करता। उन पुलिस वालों को क्या समाज वो सम्मान दे रहा है जो उनका अधिकार है? आम आदमी सुबह चाय पीते हुए अखबार में दुर्घटना की छोटी सी खबर पढ़कर खिन्न हो जाता है, लेकिन हम पुलिस वालों को लगभग रोज ही ऐसी घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है। घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों से बाहर निकालना, अपने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस में पहुंचाना, सब कुछ करना पड़ता है। घायल के खून से वर्दी लथपथ हो जाती है, लेकिन उस वक्त उसे बचाने की कोशिश करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और इसके बाद भी कभी कभी जब उसमें सफलता नहीं मिलती, घायल व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हुए वो हमारी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है, या बाद में पता चलता है कि जिसे बचाने के लिए हमने इतनी कोशिश की वो अस्पताल में न बच सका, तो हम पर क्या गुजरती है। पुलिस का काम इतना अधिक भावनात्मक और शारीरिक तनाव वाला होता है कि सुबह से शाम तक ड्यूटी करने के बाद पूरा शरीर टूटने लगता है, मन टूटने लगता है। उस पर तमाम तरह के राजनीतिक प्रपंच, दबाव और उल्टे सीधे काम भी पुलिस के मत्थे मर दिए जाते हैं, जो पुलिस को करने ही पड़ते हैं। लेकिन बदले में पुलिस को क्या मिलता है जानती हो? उन्हें किसी शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर जैसा सम्मान समाज में नहीं मिलता। लोग सलाम भी करते हैं तो पीठ पीछे गाली देते हैं। कोई गलत काम कर रहा हो, गलत काम करने वाले का साथ दे रहा हो और पुलिस उसे रोक दे तो पुलिस बुरी हो जाती है। लेकिन यही तो पुलिस का काम है, समाज में व्यवस्था बनाए रखना। भले ही इसके लिए समाज हमें गालियां दे कोसे, हमें अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना होता है। यही हमारी चुनौती है। लोगों में आम धारणा यही बनती जा रही है कि हम पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ एक हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं होते। हमारे काम में सख्ती बरतना आवश्यक होता है और इस सख्ती के कारण लोग पुलिस को गलत समझने लगते हैं। फिल्मों, उपन्यासों में भी जिस तरह फ्री हैंड लेकर पुलिस को स्याह रंग में रंगा गया है, उससे लोगों में पुलिस के प्रति गलत धारणा बनी है। अब जनता को हीरो खाकी वर्दी में नहीं चाहिए, वो खाकी वर्दी में हीरो की कल्पना ही नहीं करती। वाओ, उधर से लीना की आवाज आई। क्या वाओ, आपके लेक्चर की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन ये तो समाज के नैतिक पतन का एक हिस्सा है। आप भी जानते हो कि पुलिस की छवि बिगाड़ने में पूरा दोष फिल्मों, नॉवलों का ही नहीं है। कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से भी विभाग को बदनामी सहनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हाँ, लेकिन एक इंजीनियर का बनाया पुल बह जाता है तो लोग सारे इंजीनियरों को गाली नहीं देते। एक डॉक्टर गलत इलाज कर देता है तो सारे डॉक्टरों को नहीं कोसते। एक शिक्षक अपने पद की मर्यादा से गिरकर कोई काम करता है तो सारे शिक्षकों को बुरा करार नहीं दे देते। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि कुछ एक लोगों की गलती के लिए पूरे विभाग को बदनामी सहनी पड़ती है। लीना कुछ न बोली। चल जाने दे इस बात को, कपिल ने विषय बदलते हुए कहा। तू पुलिस स्टेशन पहुंच, में भी घर से बस निकलने ही वाला हूँ। वैसे अच्छा लगा जीजू,
क्या अच्छा लगा आपका ये वाला रूप, कौन सा वाला रूप भाई? मेरे और भी रूप हैं और मुझे ही पता नहीं। यही बुद्धिजीवी वाला रूप। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने बांटफुल भी हो, मैं तो हमेशा समझती थी कि आप। वो बोलते बोलते रुक गई। आप क्या? कपिल शंकित स्वर में बोला। जाने दो, नहीं, बताना क्या बोलने वाली थी। पूरे गोबर गणेश हो, बुद्ध मुसलमान बस डायनासोर जैसी बॉडी बना ली है, अकल के नाम पर धेला भी नहीं है। लीना की बच्ची, कपिल ने दांत पीसे, अब तेरी खैर नहीं। उधर से लीना के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। बोल ले, फोन पर जितना बोल सकती है, कपिल गुर्राया। सामने मिलेगी तब तेरी सारी हेकड़ी न निकाल दी तो मेरा नाम भी कपिल मिश्रा नहीं। लीना की हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कपिल रिसीवर कान से लगाए कुर्ता रहा। ओके जीजू, आखिरकार उसकी हंसी को ब्रेक लगी। अब काम पर जाती हूँ। बहुत मजा आया आज, बाय, सी यू लेटर। हाँ, सी यू लेटर तुझे भी। उधर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सुबह सुबह भाषण पिला दिया बेचारी को, अर्नव बोला। कपिल ने घूरकर अर्नव को देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं चला पुलिस स्टेशन, तुम यहाँ जासूसी नॉवेल्स पढ़कर अपने दिमाग की धार तेज करो। मुझे तुम्हारे अंदर एक भावी जासूस उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शर्लॉक होम्स और जेम्स बॉन्ड के भी कान काट सकता है। अभी तुम्हें तैयार होने में टाइम लगेगा ना? अर्नव उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए उत्सुकता से बोला। हाँ, 5-10 मिनट तो लगेंगे ही। क्यों 5-10 मिनट काफी है? तब तक मैं अपने लिए कॉफी तैयार कर लूँ। कितनी बार बोला है, यहाँ एक छोटा सा कमरा और बनवा लो। उसे किचन या कैंटीन जैसा बना लेंगे। फिर कम से कम चाय कॉफी या छोटे मोटे नाश्ते के लिए तो तुम्हारे घर में सेंध नहीं लगानी पड़ेगी। कैंटीन 2 आदमियों के लिए? अरे भाई, और लोग भी तो आते रहते हैं कभी कभार। देखेंगे। कपिल ने घर की चाबी उसकी ओर उछाल दी, जिसे उसने एक हाथ से हवा में ही कैच कर लिया। किचन का काम हो जाए तो ताला लगा देना और चाबी गमले में रख देना, कहकर कपिल बाहर निकल गया। कमलेश्वर गुप्ता ने पोस्टमार्टम हाउस में कदम रखा। वो अस्पताल के पिछले हिस्से में बना 5 कमरों का पोर्शन था। उस हिस्से में जाने के लिए अस्पताल के अंदर से रास्ता नहीं था, बल्कि अस्पताल के पिछले दरवाजे से अस्पताल के पिछले हिस्से में आना पड़ता था, जहां अच्छे खासे विशाल परिसर को पार कर पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ था। सामने अक्सर खड़ा रहने वाला शववाहन उसकी निशानी था। यूं तो पूरे अस्पताल के माहौल में ही गंभीरता हावी होती है, लेकिन आम लोगों के लिए पोस्टमार्टम हाउस का वातावरण गंभीर ही नहीं, डरावना भी होता है। ऐसी जगह जहां निर्जीव शरीरों की चीर-फाड़ की जाती थी, जहां लाशों को रखा जाता था। सामान्य व्यक्ति दिन के समय में भी ऐसी जगह आकर डर महसूस कर सकता था। रात के समय वहां का माहौल कितना डरावना होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ आम लोगों के लिए, यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों, डॉक्टरों के लिए नहीं। उनके लिए तो वो भी अस्पताल के बाकी हिस्सों की तरह ही एक हिस्सा था, जहां डरने जैसी कोई बात नहीं। वो मुर्दा शरीर केवल मुर्दा शरीर ही होते थे, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, जिनका पोस्टमार्टम करके चिकित्सक को ये पता लगाना होता था कि मरने वाले की मृत्यु कैसे हुई, और कर्मचारियों को इसमें चिकित्सक की मदद करनी होती थी। लाशों के वहां लाए जाने से लेकर पोस्टमार्टम वगैरह के बाद अंतिम संस्कार के लिए भेज दिए जाने या मृतक के परिजनों को सौंप दिए जाने तक लाशों के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी कर्मचारियों की ही होती थी। इस पोस्टमार्टम हाउस में फिलहाल 2 ही कर्मचारी थे, एक बीर सिंह और दूसरा कमलेश्वर गुप्ता। उनमें कमलेश्वर गुप्ता की 15 दिन पहले ही यहाँ नौकरी लगी थी। बीर सिंह के लिए यहाँ काम करने में कोई डरने वाली बात नहीं थी। अक्सर वो जरूरत पड़ने पर रात को देर तक भी यहाँ रुक जाता था। उसे आज तक वहाँ कोई गड़बड़ जैसी चीज अनुभव नहीं हुई थी, और होती भी कैसे। पोस्टमार्टम हाउस तो लगभग सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में होते ही हैं, और वहाँ लोग काम भी करते हैं। आम लोगों के मन में भले ही पोस्टमार्टम हाउस के नाम से भय उत्पन्न होता हो, लेकिन वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तो वो बस उनके काम करने की जगह ही होती है। लेकिन कमलेश्वर के साथ ऐसा नहीं था। उसकी पोस्टमार्टम हाउस में सहायक कर्मचारी के रूप में नौकरी लगे मुश्किल से 15 दिन हुए थे, और अब तक वो खुद को पोस्टमार्टम हाउस के माहौल में डाल नहीं पाया था। दिन में ही पोस्टमार्टम हाउस के अंदर वाले कमरों में, जहां लाशें रखी होती थीं, जाने में उसकी हालत खराब हो जाती थी। लाशों को उठाना रखना उसके लिए किसी प्रताड़ना से कम नहीं था। रात में पोस्टमार्टम हाउस में रुकने के ख्याल से ही उसके देवता कूच कर जाते थे, जबकि वास्तविकता यही थी कि कभी कभार काम के सिलसिले में रात में भी वहां रुकना पड़ता था, जो कि वीर सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कमलेश्वर जैसे कमजोर दिल वालों के लिए ये पूरी तरह अकल्पनीय बात थी।
वीर सिंह उसकी परेशानी समझता था और उसका मानना था कि नया काम होने के कारण कमलेश्वर घबराता था और कुछ समय में वो वहाँ के माहौल का आदी हो जाता, जिसके बाद उसे इस तरह की परेशानी नहीं होनी थी। लेकिन कमलेश्वर जानता था कि वो इस माहौल का इतना आदी तो कभी नहीं होने वाला था कि रात को सूरज डूबने के बाद 1 मिनट भी वहाँ लाशों के बीच अकेले बिताने की हिम्मत जुटा पाता। उसका बस चलता तो वो ये काम ही नहीं करता, लेकिन लाखों करोड़ों बेरोजगारों की तरह वो भी बेरोजगारी की मार से बुरी तरह तंग आ चुका था। कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसे नौकरी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अच्छे भले उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए भी जूते चटकाते देखा था। ऐसे में उसके जीजा के माध्यम से पोस्टमार्टम हाउस में जब उसे 12,000 रुपये महीने की नौकरी मिलती दिखाई दी तो वो इनकार नहीं कर सका। इनकार क्या करना, वो तो उस ऑफर पर ऐसे झपटा था जैसे भूखा कुत्ता हड्डी पर झपटता है। उस समय उसे ये नौकरी किसी वरदान से कम नहीं लगी थी, लेकिन काम पर आने के बाद ही उसे वरदान के साथ जुड़े अभिशाप का पता चल पाया। कोई मुश्किल काम नहीं है रे, उसके जीजा मोहनलाल ने कहा था, बस लाशों को इधर उधर रखना रहता है। साले जीजा के बच्चे ड्यूटी का पहला दिन भुगतने के बाद कमलेश्वर ने मन ही मन अपने जीजा को मन भर के गालियों से नवाजते हुए कहा था, लाशों को उठाने रखने का काम ही मिला था तुझे मेरे लिए। लेकिन कमलेश्वर वो नौकरी छोड़ नहीं सका। काम की जरूरत ने उसे नौकरी छोड़ने न दी और इन 15 दिनों में वह इस काम का इतना आदी तो हो ही गया था कि अब पोस्टमार्टम हाउस को देखते ही उसे बुखार चढ़ना शुरू नहीं हो जाता था। सुबह 8:30 बजे वो ड्यूटी पर पहुंचा तो हमेशा की तरह वीर सिंह को पहले ही पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद पाया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।